हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वे लोग जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 25 भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? अवशिष्ट शक्तियों के लिए विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? ऑप्शन है आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां जो हमारी ली गई हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी हमारे या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ इत्यादि चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन की देन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई। कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियों के साथ साथ संघात्मक शासन भी लिया है। संघात्मक शासन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित आंतरिक सरकार का नेतृत्व किसने किया? देखिए, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर के कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसमें 3 सदस्य थे मुख्य रूप से। इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस, अन्य सदस्यों में एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। 3 सदस्यीय पैनल था। इसने जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुपातिक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बुलाकर 389 सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा के 2 कार्य हुए मुख्य रूप से। आज़ादी के बाद आंतरिक सरकार के रूप में या अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करने की जिम्मेदारी संविधान सभा को दी गई। तो संविधान सभा के 2 कार्य हो गए। एक कार्य था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण पहला कार्य था। और वहीं अगर दूसरे कार्य की बात करें तो संसद या अंतरिम सरकार के रूप में, संसद के साथ साथ अंतरिम सरकार के रूप में। तो यहाँ पर जब संविधान निर्माण का कार्य होता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। लेकिन वहीं पर जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, ऐसे में इसकी अध्यक्षता आंतरिक सरकार के रूप में गठित कैबिनेट मिशन योजना के तहत नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत आंतरिक सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो भारत के संविधान की विशेषताएं ढेर सारी हैं, जिसमें पहला, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार लागू है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी सही है। पहले वयस्क मताधिकार की एज 21 वर्ष हुआ करती थी, इसके बाद हमने इसको कम करके 18 वर्ष भी कर लिया है। तो सार्वभौम मताधिकार की भी व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। इसके साथ साथ संसदीय संप्रभुता, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व,
मूल कर्तव्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, ये सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। तो त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भारतीय सरकार की विशेषता है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सबसे छोटा लिखित संविधान की, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है और यही मुख्य रूप से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत का संविधान लगभग 1 लाख शब्दों में लिखा गया और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियाँ, बाद में ये अनुसूचियाँ परिवर्तित होकर के 12 वर्तमान में हो गई। ये वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। वहीं अगर हम भाग की बात करें तो भाग 22 थे मूल संविधान में, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद की संख्या 395 थी, जो कि संशोधन के माध्यम से बढ़कर के 464 तक पहुंच गई, 464 तक वर्तमान में। अब इसमें से कुछ अप्रभावी आर्टिकल भी हैं, तो वो अलग का विषय है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता भारत के सबसे छोटे लिखित संविधान के रूप में नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और बी एन राव। तो अगर हम बात करते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए। संविधान निर्माण का कार्य जो हुआ वो 11 अधिवेशन में पूरा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 अधिवेशन के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ और 12वां और अंतिम जो अधिवेशन लागू किया गया, 12वां अधिवेशन, वो 24 जनवरी 1950 को आमंत्रित किया गया। 24 जनवरी ये अंतिम अधिवेशन था। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर दी गई। तो ये 12वां अधिवेशन था। तो संविधान सभा ने कुल 12 अधिवेशन आयोजित किए, जबकि संविधान निर्माण के लिए केवल 11 अधिवेशन बुलाए गए थे। 11 अधिवेशन में जो संविधान सभा के द्वारा पहला अधिवेशन किया गया, उसी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा के पहले अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता वयस्कता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। पहले अधिवेशन की जो दूसरी बैठक आमंत्रित की गई वो 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो तीसरी बैठक हुई पहले अधिवेशन में वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, और इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी अनुमति दी थी, स्वीकृति दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ये संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। संविधान निर्माण में इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति का काम, मसौदा समिति का काम अत्यधिक महत्वपूर्ण था और इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने इनको संविधान के जनक के रूप में संज्ञा दी है। वहीं अगर हम बात करें बी एन राव की, तो बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था और संविधान का प्रारूप भी बी एन राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे,
फिर भी इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अभी हमने बात की कि संविधान निर्माण के लिए कुल मिलाकर के 11 अधिवेशन आयोजित किए गए। 11 अधिवेशन के अंतर्गत संविधान को लेकर के लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। सबसे पहले अधिवेशन की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। वहीं संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें संविधान सभा में कुल अधिवेशनों की, तो कुल अधिवेशन 12 आयोजित किए गए थे। 12 अधिवेशन, और अंतिम जो अधिवेशन आया था वो 24 जनवरी को 1950 को आया था और 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ था। तो इस तरीके से संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जिसमें सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांस के तर्ज पर हमने वरिष्ठता के आधार पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दी थी, जो कि उस समय संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? देखिए, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और इन 60 देशों के संविधान से हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को कॉपी किया, उधार लिया। तो 60 देशों के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें ली गई। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इत्यादि चीज़ें यूएसए के संविधान से ली गई हैं। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में संघात्मक शासन, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछ रहा, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो संघवाद लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। भारतीय संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो जब हम बात करते हैं संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित करने की, चूँकि भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित किया गया। भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान जब हमारा अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें जो है 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे।
395 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? यानी निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने संविधान सभा के लिए सुझाव रखा कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए? तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले संविधान की बात की, महात्मा गांधी ने 1922 में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि भारतीयों के लिए बनने वाला कानून भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। जिसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के बैनर के तले इस चीज़ों को मांग भी की थी, परंतु आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। और ये जो संविधान सभा का सुझाव था, ये एम.एन. राय के मस्तिष्क की उपज थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार में लिनलिथिगो प्रस्ताव, जो कि अगस्त 1940 में आया था, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तुत किया, जिसमें विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, और 1942 में ही सबसे पहले भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। इसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, जिसके बाद क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिपरिषद के 3 मंत्रियों को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत भेजा 1946 में, और उसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, और संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसे कहा जाता है? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हम प्रारूप समिति, इसके साथ साथ मसौदा समिति, इसके अलावा इसका एक नाम और देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं पांडुलेखन समिति, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारे नाम एक ही समिति के हैं। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों को अनेक समितियों में बांटा गया और इनको प्रमुख कार्य दिए गए। उसमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। अगर हम बात करें संविधान के स्वरूप की, प्रारूप की, तो संविधान का प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा तैयार किया गया था, और उस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन में कोई भी नाम दे करके पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति के या मसौदा समिति के या पांडुलेखन समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था संविधान का, वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण था और इसी वजह से इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को संविधान के निर्माण के जनक के रूप में भी कहा जाता है या संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अगर इस समिति की बात करें तो इस समिति में 7 सदस्य थे जिनमें भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इसके अलावा एक सदस्य और थे टीटी कृष्णमाचारी, जिन्होंने 1949 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ले ली थी। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी ने स्थान लिया, जबकि बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव ने स्थान ले लिया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की घोषणा 1858, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अगर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये ब्रिटिश भारत में पारित किए जाने वाले और कंपनी के अधीन भारत में पारित किए जाने वाले अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें लगभग 421 धाराएं थीं, 10 परिशिष्ट थे और इनमें सूचियों में विषयों का बंटवारा किया गया था। भारत को 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 केंद्र शासित प्रांतों में विभाजित किया गया था। भारत में संघीय शासन स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत को अखिल संघ घोषित किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद 1935। अगर हम बात करें रानी की घोषणा 1858, तो 1858 में रानी की घोषणा के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त करके सत्ता का हस्तांतरण क्राउन को किया गया और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की 1909 के, तो इसको 1909 में मार्ले और मिंटो के प्रयासों से लाया गया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई भारत में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन लागू हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कारण और इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात करें तो 1919 में लाया गया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगर हम द्वैध शासन की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई वो लियोनस कार्टियस के द्वारा की गई थी। लियोनस कार्टियस ने सबसे पहले इस चीज़ का सुझाव दिया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बर्मा को भारत से अलग करने की बात, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में आया। तो जब हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश किया, भाषाई प्रांतीय आयोग ने भी सिफारिश किया। तो अगर हम बात करें भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण में, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर राज्य बना, जिसमें राज्यों के 4 वर्ग का खा गा घा राज्यों वर्गों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रांत बनाए गए। उनमें से आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ। वहीं आगे चल करके हम देखें तो उत्तर प्रदेश से हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र के कुछ जिलों को काट करके उत्तराखंड नामक एक राज्य का निर्माण किया गया। तो उत्तराखंड
का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में किया गया था। अगर इसके बाद हम बात करें कि राज्य अस्तित्व में आए, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसकी तिथि हो जाएगी 9 नवंबर वर्ष 2000। 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में आया और ये 27वां राज्य बना। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी हमने चर्चा की, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। इसके साथ साथ हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू ये इसके सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 19, चूँकि इसका जो गठन किया गया 1953 में किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसमें 16 राज्यों और 3 संघ शासित राज्यों के गठन का सुझाव दिया। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जब आया तो इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया वर्ष 1956। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत हैं, तो वर्ष 1956, किसी भी एक ऑप्शन को आप सही कर लें, 1956। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। पुनः एक बार समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए पहले राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1955 में इसने अपनी सिफारिश दी। सिफारिश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों के निर्माण की बात की गई। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जब लागू हुआ 1956 में, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। तो इस तरीके से 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। तो इसमें सही कर लीजिएगा, 1956 ऑप्शन बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों की, तो चूँकि स्वतंत्रता, समानता ये हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर इन तत्वों की बात करें, आदर्शों की बात करें, तो संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे मिल जाते हैं। यानी भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना देखते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता इत्यादि जो शब्द देखने को मिलते हैं, तो इसमें प्रस्तावना से अगर हम बात करें, ये आदर्श हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी देश के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से, जो कि
फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से लेकर के 99 तक चली। तो फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, इस फ्रांस की क्रांति के दरमियान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे संबंधित नारे देखने को मिलते हैं। वहीं से हमने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए। वहीं अगर हम बात करें रूसी संविधान से, तो तीनों न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन न्यायों की जो बात है वो हमने रूसी संविधान से लिए। रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई, 1917 की रूस की क्रांति से हमने तीनों न्याय की व्यवस्था रूस के संविधान से की है। वहीं अगर हम अमेरिका से संविधान से बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी हैं। तो ये चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। तो किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से संविधान का परिचय होता है और इसके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए N.A. पालकीवाला एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने, महान राजनीतिज्ञ भी हैं, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना को में, या हम ये कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में संविधान का परिचय होता है या संविधान की भूमिका होती है, जिसमें संपूर्ण संविधान का निचोड़ प्रस्तुत किया गया होता है या पूरे संविधान का स्वरूप या उद्देश्य प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया होता है। और इस वजह से इसको हम आमुख की संज्ञा देते हैं, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है। इसमें इसके 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला, भारत की शक्ति का स्रोत, जिसमें भारत की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। पहली पंक्ति में लिखा मिलता है हम भारत के लोग, जो कि भारत की शक्ति का स्रोत हैं। दूसरा, भारत की प्रकृति, भारत को समाजवादी, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की है। तो भारत की प्रकृति और भारत के संविधान की उद्देश्यों को लेकर के, उद्देश्यों में अगर हम बात करें तो भारत के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता जैसे उद्देश्य प्रस्तुत किए गए भारतीय संविधान में। वहीं अगर हम प्रस्तावना में और देखें तो प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि भी देखने को मिल जाती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा लागू हो गया आंशिक तौर पर, जबकि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्यों की, तो संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना को अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया है, अलग अलग संज्ञा दी है इसको। इसकी महत्ता को बताते हुए संविधान सभा और प्रारूप समिति के सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी प्रस्तावना को गणराज्य भारत का भविष्य पल कहते हैं। वहीं पर संविधान सभा के एक और सदस्य थे जिनका नाम था ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण इत्यादि शब्दों से संदर्भित किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, उत्तर होगा ए, आमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भाग 3 के अंतर्गत आता है। और संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है, मौलिक अधिकारों को। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें भाग 3 में, तो भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन उल्लेख में देखने को मिलता है। पहले इनमें इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया
और इस वजह से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बची। इन 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला है मौलिक अधिकार समानता का या समता का मौलिक अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, चौथा शोषण के विरुद्ध, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें समानता के मौलिक अधिकार की, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता के बारे में लिखा है। वही अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच स्वतंत्रता के बारे में है, जबकि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध बात की गई। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच वर्णित की गई। शिक्षा और संस्कृति आर्टिकल 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, तो 19 से लेकर 22 के बीच स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद में 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली स्वतंत्रता है। भारत में सभा संबोधित करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी जीविकोपार्जन अपनाने की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में वर्णित हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही उत्तर हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। तो जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने की, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। वहीं पर अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति, तो संशोधन की शक्ति संसद के पास है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। अगला प्रश्न देखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में भाग 3 की, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की बात की गई, जिसमें छठा जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आर्टिकल 32 से लेकर के 35 के बीच में वर्णन किया गया है, जिसमें 32 में 5 प्रकार की रिटों को जारी करने के आदेश दिए गए हैं। 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें होती हैं। सबसे पहला उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, दूसरा अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। तो इस तरीके से 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हो जाएगा? मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब हमारा संविधान निर्माण किया गया संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, तो लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और 60 देशों में कई देशों से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई, जिसमें से यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ इत्यादि चीज़ें ली गई हैं यूएसए से। अगर यूएसएसआर की बात की जाए तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। जापान के संविधान की बात की जाए तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का एक मौलिक अधिकार जो कि संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भाग 3 के अंतर्गत हैं, जिसमें
स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। इसमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के अंतर्गत एक सब आर्टिकल जोड़ते हुए अनुच्छेद 21 का कर दिया गया, अनुच्छेद 21A कर दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू कर दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का से संबंधित है या अ से संबंधित है। इसे वर्ष 2002 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम 19 की बात करें तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको प्रेस की स्वतंत्रता की संज्ञा भी दी जाती है। अनुच्छेद 29 और 30 की अगर हम बात करें तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्रावधान किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A के अंतर्गत या 21 का के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसके लिए अभी हमने बताया आर्टिकल 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनको प्रशासित करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया और इस तरीके से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से किया गया। आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से दो अनुच्छेदों के माध्यम से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया है कि कतिपय किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और उसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भाग 3 के आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जिसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी की जाती है और ये इन शक्तियों का उपयोग आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी करता है। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं विधिक समानता की, भाग 3 के अंतर्गत संविधान का भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार लिखे गए। मौलिक अधिकार और इन्हें 12 से 35 के बीच परिभाषित किया गया, जिसमें 6 प्रकार के मूल रूप से मौलिक अधिकार हैं। अगर हम पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार है और ये समता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच वर्णित है। 14, 15, 16 और 17 और 18। अगर हम बात करें 14 में तो 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष
तो विधिक समानता किसमें है? आर्टिकल 14 में है। वहीं अगर हम 15 की बात करें तो लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, रंग इत्यादि के आधार पर विभेद किया गया, समानता स्थापित की गई। 16 की बात करें तो 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता को अंत किया गया और 18 में उपाधियों का अंत किया गया। तो इस तरीके से विधिक समानता आर्टिकल 14 में प्रभावी है, लागू है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 14। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? यानी कोई 3 ऐसे कारक हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, एक ऐसा कोई कारक है जो भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान नहीं देता है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की, तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र था और उसी आधार पर भारत में भी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था ली गई। रूस में समाजवादी क्रांति, तो ये भी सही है, 1917 की समाजवादी क्रांति से हमने सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था की है। अगर हम बात करें अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, तो अमेरिका के मौलिक अधिकारों से संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए। हालांकि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों की शुरुआत 1215 से मानी जाती है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश के संविधान में अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को स्थान दिया और इसके बाद भारत ने भी अमेरिका के संविधान के तर्ज पर मौलिक अधिकारों को स्थान दिया भाग 3 के अंतर्गत। तो ये भी संविधान के निर्माण में योगदान देता है। बचा आपका ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति इसका सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति हमारे संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो आज हमने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभकारी होंगे। भविष्य के किसी भी परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः आपके पास उपस्थित होंगे 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तब तक बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।